हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं निमोनिया के बारे में। हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे निमोनिया की इटियोलॉजी, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप्स कितने हैं निमोनिया के, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसमें मिलने वाले क्लिनिकल फीचर्स, इसमें क्या क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। साथ में हम लोग लास्ट में कवर करेंगे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें निमोनिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निमोनिया होता क्या है। तो लंग्स की पेरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन को ही निमोनिया कहते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि ब्रोंकियोअल्वेओलर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर इंटरस्टिशियल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है। कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कॉक्सिला बर्नेटाई, क्लेप्सिला निमोनिया, मीजल्स, वेरिसेला, एडिनोवायरस, साइटोमेगालोवायरस और बाकी के कुछ और वायरसेस भी। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन देख लें तो एस्पायरेशन जो होता है नेजोफेरेंजियल सेक्रीशंस का, इसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे कि अगर कोई कोमा में है पेशेंट तो ये मोस्ट कॉमनली उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है ये वाला रूट ऑफ ट्रांसमिशन। या फिर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उसके एसेंट के थ्रू भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जैसे कि अगर कोई एंटी एसिड ड्रग यूज कर रहा है तो उसमें ऐसा टाइप का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। हिमेटोजेनस रूट ये भी एक मोस्ट कॉमन टाइप का रूट होता है, या फिर सिंपल सा इनहेलेशन के थ्रू भी इसका इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर लें तो कोई सीओपीडी का पेशेंट है या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, एचआईवी पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस वाला पेशेंट है जैसे कि हमने देखा कोमा का पेशेंट है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इंडोर एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम डिजीज से सफ़र कर रहा है वो, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, ये भी एक बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर होता है निमोनिया के लिए। अब निमोनिया की क्लासिफिकेशन के बारे में देख लें तो लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया और सपुरेटिव निमोनिया, इन मेजर टाइप्स ऑफ निमोनिया को कवर कर लेते हैं। तो लोबर निमोनिया क्या होता है? होमोजेनस कंसोलिडेशन अगर मिलता है किसी एक लंग का या फिर दोनों लंग का, जो कि इन्वॉल्व करता है ल्यूरल इन्फ्लेमेशन के साथ में उस लोब को, तो उसे लोबर निमोनिया कहते हैं। ब्रोंको निमोनिया में क्या होता है? इसमें पैची टाइप का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादातर पैची एल्वियोलर कंसोलिडेशन होता है और ब्रोंकियल या फिर ब्रोंकियोलर इन्फ्लेमेशन भी साथ में देखने को मिल सकता है, जो कि दोनों लोअर लोब्स को इन्वॉल्व करता है। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, इसमें और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। सपुरेटिव निमोनिया में बात करें तो ऐसे लेशंस जहाँ कहीं भी लार्ज लोकलाइज्ड कलेक्शन देखने को मिल जाता है पस का, या फिर कोई एक कैविटी फॉर्म हो जाती है जो कि लाइंड होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी टिश्यू से, जहाँ से पस एस्केप कर सकता है। अगर रप्चर हो गया है तब फिर वो जो पस है वो ब्रोंकस में एस्केप कर सकता है, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं सपुरेटिव निमोनिया। अगर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसके टाइप के बारे में बात कर लें तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है, जो कि इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को। मोस्टली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड करता है। इसके बेसिक टाइप्स होते हैं टिपिकल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया। टिपिकल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया में अगर डिफरेंशिएशन के बारे में देख लें तो टिपिकल निमोनिया ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉज होता है, और एटिपिकल निमोनिया ये मोस्टली वायरस हो गए या फिर एटिपिकल बैक्टीरिया हो गया जैसे कि माइकोप्लाज्मा, उसकी वजह से कॉज हो सकता है। टिपिकल निमोनिया में मोस्टली एल्वियोलर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और एटिपिकल निमोनिया में इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। टिपिकल निमोनिया में सडन ऑनसेट होता है, मतलब ये एक एक्यूट टाइप की प्रॉब्लम होती है मोस्टली, और एटिपिकल निमोनिया इसमें ग्रेजुअल ऑनसेट देखने को मिलता है। टिपिकल निमोनिया में जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल लेस एग्रेसिव सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, उतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं रहते हैं। लेकिन जो एटिपिकल निमोनिया है इसमें ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा एग्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और एग्जामिनेशन करने पर हमें ज़्यादा सीरियसनेस देखने को मिल सकती है पेशेंट में। एक और टाइप का निमोनिया होता है जो कि किस टाइप का इन्फ्लेमेशन हो रहा है या टाइप से इन्फेक्शन पर्सन एक्वायर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इसको नोसोकोमियल निमोनिया भी कहते हैं। कोई अगर किसी पर्सन में देखने को मिल रहा है निमोनिया का, जो कि अगर कर रहा है एटलीस्ट 2 दिन बाद एडमिशन में पेशेंट का पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, उसके 2 दिन के बाद में ही उसको नया देखने को मिल रहा है कि उसमें अब निमोनिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक, अगर 2 दिन के पहले है तो हो सकता है उसमें पहले से इन्फ्लेमेशन था, लेकिन
लेकिन अगर 2 दिन के बाद में उसमें निमोनिया वाले सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं तो इसको कहा जा सकता है कि ये नोज़ोकॉमियल निमोनिया है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी हो सकता है। ये उन पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट जिनको प्रोवाइड किया जा रहा होता है, जैसे कि जो कि आईसीयू वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। मोस्टली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है इस टाइप के निमोनिया को डेवलप करने के लिए, या फिर हॉस्टल केयर एसोसिएटेड निमोनिया भी देखने को मिल सकता है कुछ पेशेंट्स में। अब आइए देख लेते हैं इसमें मिलने वाले क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो पेशेंट्स में फीवर्स, राइगर्स, शिवरिंग्स, मलीज, हेडेक, डेलीरियम, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, कफ, डिस्निया, ड्यूरेटिक चेस्ट पेन, अपर एब्डोमिनल टेंडरनेस, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। रेस्पिरेटरी रेट चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पल्स रेट मेजर करते हैं और असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है। लंग्स का अल्टेशन करके हम लोग सुनते हैं कि कहीं ब्रोंकियल ब्रीथिंग, क्रेप्स या फिर वीजिंग साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है। अब देख लेते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाते हैं। तो एग्जामिनेशन के अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन इसमें जो कि करवाए जा सकते हैं वो है एक्सरे चेस्ट करवाया जाता है, पीएव्यू, ब्लड में टीएलसी, डीएलसी, हीमोग्लोबिन, एलएफटी, केएफटी और ईएसआर, सीआरपी और पार्शियल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब चेक किया जाता है, जो कि हम लोग को 93% से कम मिलेगा क्योंकि इसमें लंग्स का इन्फेक्शन हुआ है। और ब्लड कल्चर, स्प्यूटम एग्जामिनेशन करवाया जाता है। इन सब के थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेक्शन कॉज हुआ है लंग्स में। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी जान करवा सकते हैं जानने के लिए कि किस लेवल का इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट में। तो अब आइए अब देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये इंश्योर किया जाता है कि एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन मेंटेन किया जाए, एप्रोप्रिएट फ्लूइड बैलेंस और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, रिमूवल किया जाता है सेक्रीशंस का अगर कोई भी पर्सन एस्पायरेट कर ले रहा है उन सब चीज़ों का, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन सब सेक्रेशंस को रिमूव करते हैं। ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल लेवल तक मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है। और अगर पेशेंट जो है उसमें अनीमिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर अनीमिया वाली प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो उसका करेक्शन किया जाता है। देख लेते हैं कि अगर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया गया, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं पेशेंट में। तो पैरानिमोनिया इफ्यूजन कॉज हो सकता है, एम्पाइमा डेवलप कर सकता है, निमोथोरैक्स प्रॉब्लम हो सकती है, लंग एब्सेस, एआरडीएस या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिल सकता है और एरिथमिया देखने को मिल सकता है। पेशेंट में हेपेटाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सब हो सकता है। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स तक इन्फ्लेमेशन स्प्रेड कर सकता है। अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका हेमाटोजेनस रूट के थ्रू स्प्रेड हो रहा है या बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है तब फिर वहाँ भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज हो सकता है, मेनिंजेंसेफलाइटिस कॉज हो सकता है पर्सन में। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि निमोनिया के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि निमोनिया को किन किन चीज़ों से डिफरेंशियली डायग्नोस किया जाता है। इन्फेक्शन, पल्मोनरी या फिर प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी एडेमा, मैलिग्नेंसी मतलब ब्रोंकियोआल्वुलर सेल कार्सिनोमा, ये सब चीज़ों से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये था एकदम शॉर्ट। तो वैसे तो निमोनिया को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आए हैं जिनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई भी टर्म इसमें समझ में नहीं आया है या फिर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई डाउट है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये था एक शॉर्ट में समराइज्ड फॉर्म में निमोनिया पर एक वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले भी हमने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।